आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, आगे भी आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। एयर मार्शल अवधेश भारती ने कहा, तय करेंगे ऐसा हमला दोबारा ना हो। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दी। तो आज ऑपरेशन सिंदूर को, जो भारतीय सेना की बहादुरी थी, आज इसे 1 साल पूरा हुआ है और तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. The objectives were achieved through a calibrated shot and sharp shock that altered the enemy's risk appetite and disrupted his command and control, without locking India into a long-drawn war or conflict, the ill effects of which we are seeing in ongoing conflicts around the world. Operation Sindoor, which remains paused, is an effort towards that resolve. Since times immemorial, we have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. And when we act, there are no half measures. It is decisive, it is lethal, and it translates into Operation Sindoor. By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. The growing relevance of uncrewed and autonomous systems, as seen in the recent conflicts, reinforces the need for accelerated integration into our operational constructs. Our endeavor, therefore, remains focused on inducting these niche capabilities and constantly reviewing our concepts of operations to remain ahead of the adversary. Next response will be about sustained overmatch. If challenged again, we will not merely respond, we will shape the battle space from the outset. तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। आज पूरा विश्व भारतीय सेना की नई युद्ध नीति, उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम की गाथा गा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को सलाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने इस सैन्य अभियान में 1-2 नहीं बल्कि 6 बड़े और ऐतिहासिक कीर्तिमान बना लिए। सवाल वही है कि आखिर वो 6 कीर्तिमान क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर आज हम आपको इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। क्या बोलते, भेलपुरी खाने से पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। बिहारियां पे खचोड़ दे यार, चलो मरे, तू भी करता है यार, ये देख ले। ऑपरेशन सिंदूर, इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. भाई धमाका होयो हिंद। Our job is to hit the target, not to count the body count.
शत प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। छह और 7 मई 2025 की रात इस तारीख को विश्व ने भारतवर्ष का वो अजय शौर्य देखा जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान का यह सैन्य अभियान पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों और हेडक्वार्टर के खिलाफ था। बाईस अप्रैल 2025 इस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई थी उनमें 25 भारतीय और 1 नेपालिक नागरिक थे। इसके 13 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह सैन्य अभियान पहलगाम हमले का प्रतिशोध था। भारतीय रणवीरों के हमले में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के हेडक्वार्टर धुआं-धुआं हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने पहली बार सशक्त भारत का अदम्य शौर्य और प्रचंड पराक्रम देखा। 5, 4, 3, 2 ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की गई वो एक बहुत अलग ही और हटके कार्रवाई थी, क्योंकि उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए वो एलसी के नज़दीक वाले कैंप पर हुए। पुलवामा के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुए एयरफोर्स के, तब भी वो पीओके में जो कैंप थे वो छोटे मोटे कैंप के ऊपर हुए। लेकिन इस बार हमने एक बड़ा निर्णय लिया, एक पॉलिसी डिसीजन, कि ये सिर्फ छोटे वाले कैंप नहीं, लेकिन जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो भी इसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी इनके लीडर हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये एक किस्म से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट रहा है। जो हमने कार्रवाई की वो बहुत एक अच्छी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पहली बार 6 ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने दर्शकों को इन्हीं 6 कीर्तिमानों के बारे में बता रहे हैं। सिंदूर का शौर्य 88 घंटे में पाकिस्तान पस्त।
भारत के लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट थे। भारतीय सेना के टारगेट थे पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकी, उनके आका और उनके मददगार। भारत ने तय किया था कि अटैक सिर्फ आतंकी अड्डों पर होंगे, न कि नागरिकों पर। भारतीय सेना ने ठीक वैसा ही आक्रमण किया जैसी रणनीति बनाई गई थी। भारत की यह सैन्य कार्रवाई सोची समझी, सटीक और रणनीतिक थी। इस सुनियोजित सैन्य अभियान का मकसद उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था जो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दहशतगर्दों और उनके मददगारों को बड़ा जख्म देने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 टारगेट लॉक किए गए। भारतीय वायुसेना ने आतंक के मरकजों पर ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों की बरसात की। परिणाम यह हुआ कि 9 के 9 आतंकी अड्डे एक ही झटके में ध्वस्त हो गए। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकी शिविर तहस नहस हुए, बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों का भी खात्मा हो गया। मैं समझता हूं भारत की हिस्ट्री में एक इस तरह का जो प्रिसीजन अटैक और डीप अंदर पाकिस्तान में जो कहा जाता है ना, अंदर घुस के मारेंगे, अब प्रिसाइज बिना कोलैटरल डैमेज के, इस तरह का ऑपरेशन कभी भी नहीं हुआ। और ये एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉर्स को मॉनिटर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ये उनका कहना है। क्योंकि भारत ने तय किया था कि आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए रिहायशी इलाकों में हमले नहीं किए गए। भारतीय वायु वीरों के हमले में सिर्फ आतंकी मारे गए, नागरिक नहीं। सिर्फ 88 घंटे में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ 88 घंटे में पूरा हो गया और इस तरह भारतीय सेना का यह अभियान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। भारतीय सैन्य शक्ति, उसकी सटीकता और अद्भुत शौर्य का लोहा पूरे विश्व ने माना। ये भाई धमाका होयो हिन। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो दूसरा कीर्तिमान स्थापित किया, पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना। इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार पाकिस्तान के मेनलैंड में हमला किया। इस तरह का हमला करके भारतीय सेना ने दुश्मन को यह संदेश दिया कि वो कहीं पर भी हमला करने का माद्दा रखती है। भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन की कमर को तोड़ के रख दिया। भारतीय वायुसेना के सैन्य अभियान में जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तहस नहस हो गए। सिंदूर का शौर्य 3, भारत का सुदर्शन चक्र। ज्यादातर युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस पैटर्न को तोड़ दिया।
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी और सैन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जबकि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मिसाइलें फायर तो की, लेकिन वो टारगेट को हिट नहीं कर पाई। भारतीय सुरक्षा चक्र ने उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। भारत की शानदार रणनीति, उन्नत तकनीक और सटीक तरीके से उस पर अमल की वजह से ही पाकिस्तान के हमले पूरी तरह से नाकाम रहे। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ जाम कर दिया, बल्कि उसे भेद कर बॉर्डर के उस पार घुस गए। सिर्फ 23 मिनट के अंदर ही आतंक के मरकज को ध्वस्त कर दिया। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव एंड फास्टेस्ट विक्ट्रीज में से एक है। जिस स्केल पर हमने अपने एनिमी को डैमेज करा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उनको जिस स्पीड से अचीव करा है, आप पुराने कितने भी कॉन्फ्लिक्ट से हमारे वॉर्स उठा के देख लीजिए, इतनी स्पीड से और इतने प्रिसिशन से हमने कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को इतनी जल्दी अचीव नहीं करा। और यहां पर जैसे हमने फर्स्ट डे पर जब उनके टेररिस्ट कैंप्स को हिट करा, मल्टीपल लोकेशंस पर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स करी हमारे डिफरेंट मिसाइल्स के साथ, चाहे वो हैमर हो, स्कैल्प हो, ब्रह्मोस हो, उसके बाद जो एस्केलेशन और हमने उसके बाद ये मैसेज भी एमओडी की तरफ से गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमारा फोकस है वो टेररिस्ट कैंप्स को डिसमेंटल करना है, जो हमने करा है। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जबकि राफेल से स्कैल्प और हैमर बम बरसाए गए। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ अद्भुत शौर्य का, बल्कि अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंक के अड्डे ही तबाह नहीं हुए, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी टारगेट किया। जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल करके। नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सकरदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। पाकिस्तान के ये वो एयरबेस हैं जहां भारतीय सेना ने धमाके कर संदेश दिया कि भारतीय सेना के ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान के हर कोने को तबाह करने में सक्षम है। इस हमले के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को एक ही ऑपरेशन में एक साथ हिट किया। भारत के बारूदी हुंकार का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की 20% क्षमता खत्म हो गई। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? पाकिस्तान ने भारत में हमले की कोशिश की तो भारतीय सुरक्षा चक्र ने उसके नापाक मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ढेर कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों का सबसे बड़ा काल साबित हुआ भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के शक्ति प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय आसमान को सुरक्षित किया,
बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का लोहा भी मनवाया। सिंदूर का शौर्य 4, भारत का जय फॉर्मूला। पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय मॉडल से ध्वस्त हो गया। जे मतलब जॉइंटनेस यानी एकजुटता, ए मतलब आत्मनिर्भरता और आई मतलब इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण। इस ऑपरेशन में पहली बार भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर काम किया। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने आतंकी अड्डों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। जबकि भारतीय नौसेना समुद्र में कड़ी निगरानी कर पाकिस्तानी नेवी को डराएगा। वो 7 तारीख का जो अटैक था वो बहुत कम समय में हुआ था। इतने सारे हवाई जहाज हवा में इमीडिएटली ले जाना और फिर उसको अटैक को कार्यान्वित करना वो एक मुश्किल काम था और वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली किया। उसके बाद के जो अटैक्स हुए वो प्रिसिशन पे ज़्यादा थे, यानी कि सटीक तरीके से हमला करेंगे। देखिए हमने जितने भी मिसाइल्स फायर किए सब मिसाइल्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट हुआ। कुछ ना कुछ मिसाइल्स तो देखिए ऐसा होता है वॉर में, जब आप 100 मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी 100% गारंटी नहीं होती कि 100 के 100 ही पहुंचेंगे। ऐसा होता है कि 0.7, 0.8 यानी 100 में से 80 मिसाइल अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे और 20 मिस कर जाएंगे। तो आई एम श्योर कि भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। एक तरफ एकजुटता थी तो दूसरी तरफ भारतीय सैन्य शक्ति की आत्मनिर्भरता। पिछले 11 सालों में भारत में हथियारों का निर्माण 3 गुना बढ़ चुका है। 2014-2015 में भारत का रक्षा निर्माण 86,429 करोड़ रुपए था। 2023-2024 में यह बढ़कर 1,27,434 करोड़ पर पहुंच गया। 2024-2025 में भारत का रक्षा निर्माण 1,54,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। आज भारत 65% हथियार खुद बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की इसी आत्मनिर्भर शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ब्रह्मोस, आकाश, आकाशतीर, तेजस, स्काई, स्ट्राइकर और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के ये वो स्वदेशी अस्त्र हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मान मर्दन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आज का भारत मेड फॉर इंडिया वाले हथियारों से नहीं बल्कि मेड बाय इंडिया वाले अस्त्र से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अगर आज दुनिया के कई देश ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल दे रहे हैं, अगर आज इस सैन्य अभियान के शौर्य की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि भारत ने पहली बार एकदम अलग और नए वॉरफेयर के तहत जंग को लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत नेतृत्व और आत्मनिर्भर युद्ध नीति का ही परिणाम है कि आज दुश्मन भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सिंदूर का शौर्य 5, मजबूत नेतृत्व का दम। मॉडर्न वॉरफेयर में अगर ऑपरेशन सिंदूर ने नया बेंचमार्क स्थापित किया तो वो भारत की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व और उनकी निर्णय क्षमता की वजह से ही पाकिस्तान का एटमी ब्लैकमेल फॉर्मूले की धज्जियां उड़ गई। कोई
भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पीएम मोदी ने देश की सेनाओं को न सिर्फ खुली छूट दी, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। पीएम मोदी ने भारत की युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया। अगर आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मार रहा है, तो इसके पीछे पीएम मोदी की नई युद्ध नीति ही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। मोदी नीति की वजह से ही पाकिस्तान अब आतंकी साजिशें रचने से घबराता है, क्योंकि उसे परिणाम पहले से ही पता है। कॉम्बिनेशन था पॉलिटिकल लीडरशिप का डायरेक्शन एंड सीनियर आर्म्ड फोर्सेस का जो फाइनल डायरेक्शंस जो गए थे ऑपरेशनल यूनिट्स को, हाउ टू टैकल द सिचुएशन, बहुत वंडरफुली हुआ। सिंदूर का शौर्य 6, देश और एजेंसियां एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारतीय सेना पारंपरिक नहीं, बल्कि आधुनिक और नए तरह से युद्ध लड़ने में माहिर। देश, सेना और एजेंसियों ने एक साथ मिलकर काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाएं, एजेंसियां, यहां तक कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी एक साथ आ गई। इसी एकजुटता की वजह से ही पाकिस्तान पूरी तरह से परास्त हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज की भारतीय सेना युद्ध को केवल सेना या वायुसेना की जिम्मेदारी नहीं मानती, बल्कि इसे एक संयुक्त अभियान मानकर काम करती है। एक ऐसा सैन्य अभियान जहां हर सैन्य बल एक साथ मिलकर दुश्मन की पराजय सुनिश्चित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत मंच। और चलिए अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की। पश्चिम बंगाल में 4 मई को काउंटिंग हुई, बीजेपी की विजय हुई और इस विजय के एक दिन के बाद ही बंगाल का रक्त चरित्र सामने आ गया। कल रात करीब 10:10 पर नॉर्थ 24 परगना में एक ऐसा शूटआउट हुआ जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ 2021 से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। उनकी हत्या के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। वहीं टीएमसी ने कहा कि इस हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस वक्त की इस हत्या से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, यह आपको बताएं। पश्चिम बंगाल के मध्य ग्राम में पीए की हत्या पर बोले हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकी हैं, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। टीएमसी हत्यारों की पार्टी है, बीजेपी जब चार्ज लेगी तो कानून से काम होगा। ये चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। ये जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। एक एयरफोर्स का 10 साल एकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना,
एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के शव को उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जो खबर है, और जहां पर अंतिम संस्कार होगा। सीधे संवाददाता विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, क्या जानकारी? पोस्टमार्टम हो गया है और अब ये जानकारी है कि अब उनके पैतृक गांव उनके शव को ले जाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। उनका शव जो है बारासात मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के बाद उनकी शव यात्रा निकल चुकी है और परिवार वालों की मौजूदगी में, और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त उनके कॉन्वॉय में हैं और वो चांदीपुर विधानसभा जो कि पूर्वी मिदनापुर में पड़ती है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। वहाँ पर पूर्वी मिदनापुर में इस बार के चुनाव में जीते हुए जितने बीजेपी के विधायक हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी वो वहाँ पर मौजूद हैं, और संभावना ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल कॉन्वॉय निकल चुका है, यहाँ से लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है, फिर वहाँ पहुँचेंगे। जो लोकल रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद उनके गाँव में उनका अंतिम संस्कार पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ से शव निकल चुका है और परिवार के लोग साथ में मौजूद हैं। अच्छा विपिन, एक बात बताइए, इस पूरे मामले को लेकर हम तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो सियासी आरोप है वो तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है, क्योंकि लगातार आप उस स्पॉट पर थे जहां पर सीआईडी की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, अभी तक की जांच में क्या सामने आया, ये अपडेट? देखिए, 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, एसआईटी गठित कर दी गई है, आईजी स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और जिन 2 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार करना है। उनकी गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड के गले तक पहुंच पाएगी पुलिस और इंटेंशन और मोटिव जान पाएगी, क्योंकि इस हत्या का मोटिव और इंटेंशन जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी है या फिर एक मैसेजिंग बीजेपी के नेताओं के लिए, या फिर कोई पुरानी रंजिश? तो 3 एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया है, ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लगभग 18 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन ये है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की जांच की जा रही है। चलिए, अभी के लिए आपका शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बताएं कि TV9 से जब शुभेंदु अधिकारी से जब बात की है TV9 से, तो क्या कहा गया ये आपको बताएं। मैं निशाने पर था, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया। पहले से धमकियां दी जा रही थी, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी कहा गया पुलिस जल्द ही मामले का पर्दाफाश करेगी। इससे पहले जो चश्मदीद है उसकी तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही हमलावरों के टारगेट पर थे। शुभेंदु साहब, 18 घंटे होने को आए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कब पकड़े जाएंगे? एसआईटी बना दी गई है, क्या कहना है? कर रहा है पुलिस काम कर रहा है, पुलिस काम कर रहा है। भरोसा है पुलिस राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है? पूरा भरोसा है। डीजीपी ने फोन किया था। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये कहा जा रहा है उनकी मां कह रही है, धमकियां दे रहे थे। पुलिस बताएगा, पुलिस बताएगा। ये तो धमकी तो चल रहा है, जो लोग परिवर्तन के लिए सामने से पीछे से काम किया, सबके ऊपर धमकी चल रहा है। हाँ। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को शक इस बात का है कि इस वारदात की साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी और हमलावर लगातार उनकी गतिविधियों को देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। आप देखिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश पिछले 3 से 4 दिनों से रची जा रही थी और हमलावर लगातार रथ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।
सनसनीखेज वारदात ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और बीजेपी नेताओं के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपनी सफेद स्कॉर्पियो से जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। मध्यमग्राम में दोहारिया इलाके में पहुंचते ही हमलावरों ने एसयूवी को घेर लिया, बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमला पूरी तरह प्री प्लान लग रहा था। उसके मुताबिक रथ की गाड़ी उसकी कार को पार करके आगे निकली ही थी कि अचानक सड़क पर रुक गई। तभी एक बाइक सवार शख्स कार की बाईं तरफ पहुंचा और बेहद करीब से फायरिंग कर दी। को एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं कि यही वो गाड़ी है। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी का स्थिति आप देखिए। यहाँ पे जो गोली मारी गई है, यहाँ पे खून अभी भी लगा हुआ है अंदर सीट में, आप देखिए। और ये देखिए गाड़ी का ये स्थिति है, यहाँ से गोली मारी गई थी। और जो चंद्रनाथ रथ जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये देखिए गाड़ी का सामने अभी भी वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, जो गाड़ी वो यूज करते थे। सामने से कुछ नहीं हुआ, बस साइड में आके और उनको गोली मारी गई है। तो ये जो चीज है ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वो बैठे हुए थे और साइड से गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमलावर किसी ट्रेंड शूटर की तरह लग रहे थे। उसने गोलियां चलाई, तुरंत वहां से फरार हो गया। घटना रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच की है। तब भी एक आदमी चिल्ला रहा था जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। तो हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया, किसने मार दिया गया? बोला वो देखो कार पड़ा है, कार के अंदर। वहाँ जहाँ पर शीशा टूटा हुआ है वहीं पर गोली मारी गई थी। यही ना पड़ा था, उनका हालत बुरी है, लेकिन सांसें चल रहा था। हमने बोला सांसें चल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है। हॉस्पिटल लेके चले गए, हम पुलिस को बुलाया। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी? क्या पुलिस भी यही कह रही है कि पिछले 15 से 20 दिनों से बदमाशों ने रेकी कर रखी थी और फिर इस वारदात को अंजाम दिया? ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि हमलावर के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे। पुलिस अब इस हत्या की जांच हर एंगल से कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी या चुनावी रंजिश हो सकती है। सीमा से जुड़े थानों को भी अलर्ट किया गया ताकि हमलावर राज्य से बाहर ना भाग सके। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद आरोपी बांग्लादेश सीमा या झारखंड की ओर भागने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और बरामद कारतूसों की जांच के जरिए हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 294 में से 207 सीटों पर जीत हासिल की। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का बेहद भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। उन्होंने नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों सीटों पर चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई, जहां अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। भवानीपुर सीट पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था।